नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है और साथ में हमने 5 विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा था। विराम का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है विश्राम अथवा ठहराव। मतलब जब हम किसी वाक्य को बोलते समय थोड़ा रुकते हैं, तो जो रुकना होता है या जो विराम हम करते हैं, विश्राम करते हैं, उसके लिए जब हम उसको लिखते हैं तो कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं और उन्हीं चिन्हों को हम कहते हैं विराम चिन्ह। जैसे मैंने आपको उदाहरण के साथ समझाया था, वाक्य है आपके पास, खेलो मत बैठो। अब अगर इसमें कोई विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा तो हम इसी तरह पढ़ेंगे, खेलो मत बैठो। लेकिन जब इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, अब ये जो हमारे पास कॉमा है, ये कौन सा विराम चिन्ह है? मैं इसकी बात कर रही हूँ, जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये है हमारा अल्प विराम। जब हम खेलो मत के बाद अल्प विराम लगाते हैं तो इसको किस तरह पढ़ेंगे हम? खेलो मत बैठो। मतलब क्या कहा गया है कि खेलो मत, बैठे रहो। और दूसरे वाक्य में हमने खेलो के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया, तो इसको हम किस तरह पढ़ेंगे? खेलो, बैठो मत। मतलब खेलते रहो, बैठो मत। तो आपने देखा कि जब इनमें विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया तो इनके अर्थ में जो है परिवर्तन आ गया। अगर हम विराम चिन्हों का गलत प्रयोग करते हैं तो भाव भी जो है वो परिवर्तित हो सकता है। और हमने देखा था, जो कामता प्रसाद जी हैं, जो हिंदी व्याकरण के विद्वान हैं, उन्होंने 20 प्रकार के विराम चिन्हों की बात की थी और उनका मानना था कि जो पूर्ण विराम है वो हमारी हिंदी भाषा का ही है और जो बाकी के विराम चिन्ह हैं वो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। ये बात कही थी श्री कामता प्रसाद जी ने। फिर इसके बाद हमने कुछ विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा था, जैसे पूर्ण विराम, उपविराम, ये हमारा पूर्ण चिन्ह बताती हूँ, ये पूर्ण विराम। फिर हमने उपविराम, उसके बाद किया था हमने अर्धविराम, फिर किया था अल्प विराम और लास्ट में 5वां किया था प्रश्नवाचक चिन्ह। और आज इस क्लास में हम करेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह को इस तरह से इसका जो चिन्ह है लगाते हैं। आगे देखिए, किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय अथवा हर्ष, शोक, घृणा, करुणा, भय, आश्चर्य, प्रेम आदि भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें क्या कहा गया है कि अगर हमने किसी व्यक्ति को क्या करना है, संबोधित करना है, या हम खुश हैं, शोक में हैं, घृणा, करुणा, भय, आश्चर्य, प्रेम, ये जो हमारे भाव हैं, इनको व्यक्त करने के लिए हम प्रयोग करते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह को। उदाहरण के साथ समझते हैं। हमारे पास है वाक्य, जीवा जरा दरवाजा खोल दो। दूसरा वाक्य है, अरे तुम इतनी जल्दी आ गए। पहला क्या है, जीवा जरा दरवाजा खोल दो, और दूसरा, अरे तुम इतनी जल्दी आ गए। तो क्या है, इसमें हमें आश्चर्य हुआ, तो हमने इस चिन्ह का प्रयोग किया जिसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक। और यहाँ पे जो हमारा पहला वाक्य है उसमें क्या है, जीवा है, एक लड़की का नाम है, तो हमने उसको संबोधित करते हुए कहा कि जीवा दरवाजा खोल दो। और दूसरे वाक्य में क्या हुआ, जो हमारा भाव है वो क्या है, वो है आश्चर्य। तो इस आश्चर्य भाव को व्यक्त करने के लिए हमने यहाँ पे प्रयोग किया विस्मयादि बोधक चिन्ह का। अब इसके बाद जो अगला है वो है हमारे पास उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। अब ये क्या है, ये उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह है। अब ये उदाहरण चिन्ह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? इकहरा उदाहरण चिन्ह और दोहरा उदाहरण चिन्ह। अब इकहरा नाम से पता लग रहा है कि इसमें एक एक कॉमा होगा, और दोहरा उदाहरण चिन्ह मतलब दोहरे उदाहरण का प्रयोग किया जाएगा। पहले हम इकहरा उदाहरण चिन्ह के बारे में देखते हैं। देखिए क्या कहा गया है, किसी शब्द, वाक्यांश, वाक्य को अलग से दिखाने के लिए लेखक या कवि का नाम, कोई शीर्षक, पुस्तक का नाम, समाचार पत्र का नाम आदि को लिखते समय इकहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
अब इसमें क्या कहा गया है कि कोई शब्द है या वाक्यांश है या कोई वाक्य है, उसको अलग दिखाना है, या किसी लेखक या कवि का नाम है, कोई शीर्षक है, किसी पाठ का शीर्षक हो गया या किसी निबंध का शीर्षक है, किसी पुस्तक का नाम है, या कोई हमारे पास समाचार पत्र है। तो इनको जब हमने अलग दिखाना होता है तो हम करते हैं इकहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग। उदाहरण के लिए जैसे पूस की रात। तो ये जो पूस की रात है, ये किसने लिखा है? ये लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। किसने? मुंशी प्रेमचंद जी ने। उसी तरह आप किसी अखबार का नाम, समाचार पत्र का नाम ले लीजिए, अमर उजाला, दिव्य हिमाचल, पंजाब केसरी, द ट्रिब्यून। तो ये क्या है? ये समाचार पत्र के नाम हो गए। पुस्तक का नाम ले लीजिए, रिमझिम, क्षितिज, कृतिका। तो ये क्या है? ये पुस्तक के नाम हो गए। इसी तरह अगर किसी का भी कवि या लेखक का नाम है, पुस्तक का, समाचार पत्र आदि का, तो उनको जब हम दिखाना होता है, हमें मतलब क्या करना होता है, उनको अलग दिखाना होता है, तो हम करते हैं इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग। मतलब दोनों साइड जो है सिंगल सिंगल कॉमा, कॉमा नहीं बोलते इसको, हम उदाहरण चिन्ह बोलते हैं। अब बात करते हैं दोहरा उदाहरण चिन्ह। अब दोहरा उदाहरण चिन्ह क्या होता है? आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इस तरह से दोहरा उदाहरण चिन्ह लगाया जाता है। अब कैसे, कहाँ पे लगता है? परिभाषाओं, प्रत्यक्ष कथनों, कहावतों, प्रसिद्ध पंक्तियों इत्यादि को लिखते समय दोहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इनका प्रयोग कहाँ होता है? इनका प्रयोग होता है लिखते समय। क्या लिखते समय? या हम किसी ने कोई परिभाषा दी है, उसको लिखते हैं दोहरा उदाहरण चिन्ह के अंदर, या किसी का कोई प्रत्यक्ष कथन है जिसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, कोई कहावत है या कोई प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, तो उनको जब हमने लिखना होता है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं दोहरा उदाहरण चिन्ह। उदाहरण से देखते हैं, जैसे सक्सेना ने कहा था, फिर यहाँ पे लगा दिया हमने कॉमा, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉमा को हम बोलते हैं अल्प विराम। अल्प विराम लगा दिया। अब सक्सेना ने क्या कहा? उन्होंने कहा, धीरे धीरे कुछ नहीं मिलता, केवल मौत मिलती है। तो ये पंक्तियां हैं, ये कुछ बात है जो सक्सेना ने कही। जब हमने इसके दोनों तरफ क्या है, दोहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कर दिया, तो इसका मतलब है कि ये सक्सेना ने जो बात कही है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। ये बिल्कुल वही शब्द हैं जो सक्सेना ने कहे थे। या किसी की कोई कोटेशन होती है तो उसको भी क्या है, हम दोहरा उदाहरण चिन्ह के अंदर लिखते हैं, और जब इस चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है तो उसका मतलब है कि जो इसके अंदर बात लिखी हुई है उसमें हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ा या घटाया है। तो ये बात हो गई दोहरा उदाहरण चिन्ह की। इसके बाद बात करते हैं योजक चिन्ह की, और योजक चिन्ह को ही हम संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। देखिए अल्प विराम के बाद अगर कोई इम्पॉर्टेंट है या महत्वपूर्ण है तो वो है हमारा योजक चिन्ह। इसी के नाम है संयोजक चिन्ह भी और सामासिक चिन्ह भी। अब इसको सामासिक चिन्ह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका प्रयोग जो है ज्यादातर समास में किया जाता है। किसमें किया जाता है? समास में, इसलिए इसको कहा जाता है सामासिक चिन्ह। अब देख लेते हैं योजक चिन्ह में होता क्या है, कहाँ इसका प्रयोग होता है। इस चिन्ह का प्रयोग दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच में, मतलब विलोम शब्द, आप नीचे देख पा रहे होंगे विपरीतार्थक शब्द कौन से हैं यहाँ पे? ये लाभ हानि, रात दिन। तो हमने कहा कि इस शब्द का प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच में, कौन कौन से? जैसे लाभ हानि, रात दिन, सुबह शाम, इनके बीच में, या जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो। अब दूसरा हमने कहा कि दोनों खंड क्या हो? प्रधान हो। अब दोनों खंड प्रधान है, यहाँ पे देखिए दाल रोटी, हवा पानी। तो क्या है यहाँ पे? दोनों खंड, मतलब दोनों जो शब्द हैं वो क्या हैं? वो प्रधान हैं। और जिनमें और लुप्त हो,
अब और कहाँ लुप्त है, नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है और लुप्त माता पिता। अब हमने योजक चिन्ह का प्रयोग कर दिया, ये है हमारा योजक चिन्ह। हमने और को हटाकर योजक चिन्ह का प्रयोग किया, तो यहाँ पे और शब्द क्या है, ये लुप्त हो गया। नहीं तो हम ऐसे भी तो बोल सकते थे माता और पिता, लेकिन और शब्द जब लुप्त हुआ तो वहां पे प्रयोग किया गया योजक चिन्ह का। फिर उसके आगे है सहचर शब्दों के बीच। अब जब सहचर शब्द कैसे होते हैं, जैसे हम बोलते हैं तन मन धन, तो ये क्या है, ये हमारा सहचर शब्द है। और समझ बूझ, ये भी क्या है, हमारा सहचर शब्द है। इसके बाद कहा गया दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हों। अब जब दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयोग होंगी तो वहां पर भी क्या है, हमारा योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। अब दो संयुक्त क्रियाएं क्या है, पढ़ना लिखना, ये है ना हमारा पढ़ना लिखना, हंसना रोना, तो ये है हमारी संयुक्त क्रियाएं। इसके बाद एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त हो, जैसे हम लिख देते हैं धीरे धीरे, तो ये क्या है, एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त हो रहा है, तो ये क्या है हमारा, यहाँ पे भी योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ। ये जो मैंने बीच में लगाया यही हमारा योजक चिन्ह है। फिर उसके बाद बात कही गई कि कारक चिन्ह के स्थान पर। अब हमारा जो कारक चिन्ह है उसके स्थान पर भी क्या है, कारक चिन्ह के स्थान पर क्या है, हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब कारक चिन्ह कैसे, जैसे आपके पास है पद के भेद, तो यहाँ पे ये के क्या है, ये है हमारा कारक चिन्ह। अब जब हम कारक चिन्ह को हटाएंगे तो हम लिखेंगे पद भेद, तो कारक चिन्ह के स्थान पर भी क्या है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब आगे की बात समझ लेते हैं। कारक चिन्ह की बात हमने कर ली। इसके बाद है सा सी से आदि से पहले। अब वो भी देख लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं चांदी सा, तो हम क्या है बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। या हम लिखते हैं कौन सा, बीच में क्या है योजक चिन्ह, या कौन सी कर दीजिए, तो ये क्या है हमारा सा से सी, और इससे पहले हमने प्रयोग किया कारक चिन्ह योजक चिन्ह, तो ये हो गए इसके उदाहरण। अब इसके आगे अगली बात क्या है, कोई शब्द पंक्ति के अंत में पूरा न हो तो उक्त शब्द के आधे खंड के बाद योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ लिख रही हूँ और यहाँ पे मेरा पूरा शब्द न आया, यहाँ पे इतना ही आया, मैं समाचार लिखना चाहती थी लेकिन आगे जगह नहीं रही, तो यहाँ पे समा ही लिखा, तो यहाँ पे मैं योजक चिन्ह लगाऊंगी और आगे लिख दूंगी चार। तो इस तरह से भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब परिभाषा तो हमने इसकी देख ली, अब हम इनको आगे देखते हैं उदाहरणों के साथ। जैसे विपरीतार्थक शब्द की बात की थी, मतलब विलोम शब्द, तो यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग कैसे होगा, जैसे लाभ हानि के बीच में हुआ, रात दिन के बीच हुआ। अब दो खंड प्रधान होते हैं वहां भी योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, जैसे दाल रोटी हवा पानी। जहाँ पे और शब्द को लुप्त करते हैं, जैसे माता पिता में और को लुप्त किया तो बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ। सहचर शब्द हैं हमारे तन मन धन समझ बूझ, तो यहाँ पे भी बीच में क्या है योजक चिन्ह का प्रयोग है, जो आपको सफेद सा दिख रहा है यही हमारा योजक चिन्ह है। फिर है संयुक्त क्रियाएं। संयुक्त क्रियाएं क्या होती है, पढ़ना लिखना, जो एक साथ आती हैं दोनों, हंसना रोना, तो इनके बीच में भी क्या है योजक चिन्ह का प्रयोग है। फिर हमने पढ़ा शब्द दो बार प्रयुक्त। अब दो शब्द हैं वो एक साथ आ रहे हैं, जैसे धीरे धीरे बार बार, तो बीच में क्या है योजक चिन्ह का प्रयोग है। कारक चिन्ह के स्थान पर, जैसे पद के भेद हमने लिख दिया पद भेद, रावण का वध कारक चिन्ह का है तो हमने उसको हटा दिया और लिख दिया रावण वध। अब सा सी से पहले, जैसे चांदी सा कौन सा, वहां पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। और लास्ट में कहा था कोई शब्द
पूरा नहीं हो रहा है तो उसको जब अगली लाइन में लिखेंगे तो आगे योजक चिन्ह लगेगा, फिर शब्द को पूरा किया जाएगा। तो ये बात हो गई योजक चिन्ह की। योजक चिन्ह को ही हम और दो नामों से पुकारते हैं, संयोजक चिन्ह और सामासिक चिन्ह। इसके बाद जो अगला विराम चिन्ह है वो है निर्देशक चिन्ह। अब जो हमारा निर्देशक चिन्ह होता है वो योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। मान लीजिए ये आपका योजक चिन्ह है तो ये निर्देशक चिन्ह है। अब जान लेते हैं कि निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे होता है। यह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। इस चिन्ह का प्रयोग संवादों को लिखने के लिए, वाक्य में किसी पद का विवरण देने के लिए, अन्य किसी पद का विवरण देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें कहा गया कि हमें जब हम संवाद लिखते हैं या किसी पद का हम विवरण देते हैं तो वहां पे हम निर्देशन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के साथ देखते हैं। जैसे हमारे पास है उदाहरण। अब देखिए जैसे के बाद भी क्या है, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। मीरा, तुम मेरे साथ घर चलोगी। तो ये संवाद हो रहा है दो लड़कियों के बीच। तो मीरा ने कहा तुम मेरे साथ घर चलोगी। राधा, हाँ बिल्कुल। तो ये जो है यही हमारा निर्देशक चिन्ह है। ये बात हो गई संवाद के बीच में। अब दूसरा आप देख पा रहे हैं, हम कोई नोट लिखते हैं या जैसे करके यहाँ पे भी लिखा है, उदाहरण दे रहे होते हैं तो वहाँ पे भी क्या है, हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह होता है ये। तो देखिए किसी पद की व्याख्या करने या किसी के बारे में विस्तार से बताने, सूचना, निर्देश आदि के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें कहा गया है कि अगर आपने किसी चीज़ के बारे में क्या करना है, विस्तार से बताना है या कोई सूचना देनी है या कोई निर्देश देना है तो आप विवरण चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। अब जो निर्देशक चिन्ह है उसकी जगह पर उसका प्रयोग किया जा सकता है विवरण चिन्ह में। मेरे कहने का मतलब है आप विवरण चिन्ह या जो निर्देशक चिन्ह है उसकी जगह पर विवरण चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे संवाद हो रहा होगा वहाँ पे विवरण चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। अन्य जगह पर हम निर्देशक चिन्ह की जगह विवरण चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण देख लेते हैं विवरण चिन्ह का। जैसे विशेष, हम किसी के बारे में बता रहे हैं तो क्या है, कोई विशेष सूचना देनी है तो हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देने के लिए भी क्या है, हम विवरण चिन्ह का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके आगे है हमारे पास कोष्ठक चिन्ह। अब ये क्या है, ये हमारे कोष्ठक चिन्ह है। देख लेते हैं कहाँ पर इसका प्रयोग होता है। वाक्य में प्रयुक्त पद विशेष का अर्थ अच्छी तरह स्पष्ट करने के लिए, कोई पद विशेष है उसका अर्थ जो है अच्छी तरह से बताने के लिए, वक्ता के मनोभाव को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्हों का प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं। हमारे पास है उदाहरण शहर। अब शहर एक हमने पढ़ा है शहर, वो तो शहर है लेकिन यहाँ पे शब्द है शहर। तो अधिकांश बच्चों को नहीं पता होगा कि शहर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ बताने के लिए हम प्रयोग करेंगे कोष्ठक चिन्ह का। अब इस शहर का पता तो हमें है लेकिन इस शहर का मतलब होता है सुबह। अब हम इसका अर्थ बताने के लिए यहाँ पे हमने प्रयोग किया है कोष्ठक चिन्ह का। अब क्या वाक्य है, शहर होते ही मजदूर घर से निकल पड़े। अब ये जो एक हमारे पास शब्द है, पद विशेष है, अब इसका अर्थ बताने के लिए हमने यहाँ पर कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया। अगला जो विराम चिन्ह है वो है विस्मरण चिन्ह, या इसको हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। अब देख लेते हैं इसका प्रयोग कहाँ पे होता है। जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है तो छूटे हुए वाक्य के नीचे हंस पद चिन्ह का प्रयोग कर छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख देते हैं। मतलब हमने कोई वाक्य लिखा और बीच में हमें कोई अक्षर
या कोई शब्द रह गया लिखने के लिए, तो उस शब्द या अक्षर को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, विस्मरण चिन्ह इसका, जिसको हम हंसपद या त्रुटि बोधक चिन्ह भी कहते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे पास उदाहरण है, मैं पिताजी के साथ गया। अब वाक्य हमने लिखना था, मैं पिताजी के साथ बाजार गया, लेकिन हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया मैं पिताजी के साथ गया। अब बीच में बाजार शब्द लिखने के लिए रह गया, तो हम क्या करेंगे, नीचे त्रुटि बोधक चिन्ह का प्रयोग करके बाजार शब्द को लिख सकते हैं। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि क्या त्रुटि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में यहाँ पे नीचे ही किया जा सकता है, क्या इसका प्रयोग ऊपर नहीं किया जा सकता? बिल्कुल, इसका प्रयोग ऊपर भी किया जा सकता है, लेकिन ऊपर कैसे? अब इसका मतलब ये नहीं है अगर हम इसका प्रयोग ऊपर करेंगे तो ये चिन्ह इस तरह से लगाया जाएगा, नहीं। चिन्ह देखिए, चिन्ह अपना रूप नहीं बदलेगा, चिन्ह का प्रयोग इसी तरह से किया जाएगा। जैसे आपने इधर नीचे इसका प्रयोग किया, अगर आपके पास नीचे जगह नहीं है तो आप ऊपर इस त्रुटि बोधक चिन्ह का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन जो चिन्ह है वो इसी तरह से लगाया जाना था और बाजार शब्द हमने यहाँ लिख देना था। जहाँ पे आपके पास जगह है आप उस वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप इस चिन्ह के रूप को परिवर्तित नहीं करेंगे, चिन्ह इसी तरह से लगेगा, चाहे आप ऊपर लगाइए या नीचे लगाइए। तो ये बात हो गई विस्मरण चिन्ह, जिसको हम हंसपद या त्रुटिबोधक चिन्ह भी कहते हैं। इसके बाद जो अगला चिन्ह है वो है लाघव चिन्ह। अब लाघव चिन्ह को ही संकेत चिन्ह भी कहते हैं और इस तरह से हमारा संकेत चिन्ह लगता है। लघु, लघु का अर्थ होता है छोटा। अब देखिए, लघु का अर्थ बताने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया। लघु से लाघव बना है, ये जो लाघव है ये बना है लघु से। किसी प्रचलित बड़े शब्द के छोटे रूप को लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब क्या कहा गया है, कोई शब्द है बड़ा जिसको हमने छोटे रूप में लिखना है, तो हम उसके साथ इस लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे पास है उदाहरण हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश क्या है, प्रचलित शब्द है और बड़ा शब्द है, लेकिन हमने इसको छोटा करके लिखना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह एक और शब्द है उत्तर प्रदेश, तो हम क्या करेंगे, पूरा उत्तर प्रदेश ना लिखकर इस तरह से उत्तर प्रदेश को लिख सकते हैं। उसी तरह से दूसरा शब्द है डॉक्टर। अब डॉक्टर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसके साथ जो है ये लघु चिन्ह लगाना है। अब आपने देखा होगा जो हमारी अंग्रेजी भाषा है उसमें जिस लघु चिन्ह का प्रयोग होता है वो एक बिंदी होती है, लेकिन हिंदी भाषा में इस लघु चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, मतलब एक गोल बिंदी, बीच में स्पेस होता है। अब अगला जो विराम चिन्ह है वो है लोप चिन्ह। क्या है, लोप चिन्ह। ये कैसे लगाते हैं, ऐसे डॉट 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 करके, ये बन गया आपका लोप चिन्ह। अब इसमें क्या होता है, इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में छोड़े गए अंश के लिए, गोपनीय या अश्लील पदों को छुपाने के लिए, रिक्त स्थान दिखाने के लिए, कहानी आदि में सस्पेंस लाने या उत्तरोत्तर जिज्ञासा बढ़ाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के साथ देखते हैं, जैसे राम ने कहा मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, सॉरी, रमा ने कहा मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, किंतु सोचती हूँ कि कहीं तुम भी, फिर क्या हुआ, अब उसने वो बात पूरी नहीं कही, तो हम क्या है, जो है लोप चिन्ह का प्रयोग करेंगे, छोड़ो जाने दो। अब जो बीच की बात थी वो उसने नहीं कही, वो उसके मन में रहेगी, तो उसके लिए प्रयोग किया हमने लोप चिन्ह का। इसी तरह से हम कोई या कुछ और बात है या कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम बोल नहीं सकते दूसरों के सामने, तो हम इसी तरह क्या है, कुछ सेकंड के लिए बीच में चुप हो जाते हैं और उसके बाद जो है उस बात को कहते हैं। तो जब हम उस चीज़ को लिखते हैं तो लिखित रूप में क्या है, अब हमने जो हम रुके उसको हम ऐसा थोड़े ना लिख सकते कि रुक रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं।
इसके बाद अगला है दीर्घ उच्चारण या प्लुत चिन्ह। अब दीर्घ उच्चारण या प्लुत चिन्ह है, उसका प्रयोग इस तरह से होता है। ये है हमारा दीर्घ उच्चारण या प्लुत चिन्ह। अब देखिए, हमने जब वर्णमाला की क्लास की थी तो हमने प्लुत स्वर के बारे में पढ़ा था। हालांकि प्लुत स्वर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, कोई स्वर है ही नहीं जिसको हम प्लुत स्वर बोलें, लेकिन प्लुत चिन्ह है। लेकिन अब उसका पहले से ही चलन है तो हम उस चीज़ को वैसा का वैसा पढ़ते हैं। तो जो प्लुत चिन्ह होता है, इसमें क्या होता है, हिंदी में प्लुत स्वरों के उच्चारण में या किसी को पुकारने में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अगर हम किसी को आवाज़ लगा रहे हैं, वो पर्सन या वो व्यक्ति हमारे सामने ना होकर कहीं दूर है, तो हम क्या करते हैं, हम प्लुत चिन्ह या जो हमारा दीर्घ उच्चारण है उसका प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण है यहाँ पे राधा, तो क्या है, हम इस तरह से बोलते हैं ना, हम लंबा लेके जाते हैं, राधा जल्दी आओ। तो ये क्या है, इसका जो उच्चारण है वो किया हमने, थोड़ा लंबा ले गए हम, रा धा। तो ये है हमारा प्लुत चिन्ह या दीर्घ उच्चारण का उदाहरण। इसके बाद अगला है पुनरुक्ति या अनुवृत्ति चिन्ह। देखिए, एक ही चिन्ह के दो दो नाम हैं, तो आपको इनको ध्यान में रखना है। एग्जामिनर कोई भी नाम देकर आपसे पूछ सकता है। तो इसमें क्या होता है, एक ही शब्द को बार बार लिखने से बचने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कि कोई एक शब्द है, अब उसको हम बार बार नहीं लिखना चाहते, तो हम क्या करते हैं, इस तरह से पुनरुक्ति या अनुवृत्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण है हमारे पास यहाँ पे लिखा है, कोई वस्तु है, उसका नाम है और दूसरी तरफ उसकी मात्रा है। चावल है 10 किलो चाहिए, आटा है 15 किलो चाहिए, तो क्या है, अब हम बार बार किलो नहीं लिखना चाहते, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे प्रयोग किया पुनरुक्ति या अनुवृत्ति चिन्ह का। उसी तरह दाल 2 किलो चाहिए तो 2 लिख दिया और किलो की जगह पे पुनरुक्ति चिन्ह का। अब इस चिन्ह का प्रयोग जो है ज़्यादातर हमारे गणित विषय में होता है, क्योंकि वहाँ पे जो बारंबारता या स्टेटमेंट वाले प्रश्न होते हैं, वहाँ पे हम उस स्टेटमेंट को बार बार न लिखने की जगह पर पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला जो विराम चिन्ह है वो है टीका सूचक चिन्ह। ये क्या है, ये टीका सूचक चिन्ह है। देखिए, ये भी जो डीएवी का 2024 दिसंबर में पीआरटी हिंदी का एग्जाम हुआ था, उसमें ये भी पूछा गया था। अब देख लेते हैं टीका सूचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। जब कोई शब्द किसी पैराग्राफ में होता है और उस शब्द के बारे में कुछ अलग सूचना देनी हो, तो उस शब्द पर एक चिन्ह लगाया जाता है। उसी चिन्ह को पैराग्राफ से अलग लगाकर वो सूचना लिखी जाती है। ऐसे चिन्ह को टीका सूचक चिन्ह कहते हैं। अब आपने बहुत बार जो है किताबों में देखा होगा, चाहे वो आपकी हिंदी की किताब है या अंग्रेजी की किताब है या किसी अन्य विषय की किताब है, बीच में कुछ शब्दों के ऊपर इस तरह से चिन्ह लगे होते हैं जिसको हम टीका सूचक चिन्ह कहते हैं। और जब वो पैराग्राफ खत्म हो जाता है या पेज के लास्ट में इस तरह से लाइन लगा के उन शब्दों को लिखकर उनके बारे में और बताया जाता है या उनका मीनिंग बताया जाता है, अर्थ बताया जाता है, तो वही कहलाता है हमारा टीका सूचक चिन्ह। अब इसको हम उदाहरण से देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई पेज है एक, अब यहाँ पे एक पैराग्राफ है जिस पर लिखा हुआ है और बीच में शब्द आया ज्योत्सना, और उसके ऊपर ये है हमारा टीका सूचक चिन्ह। अब वो लगा दिया, उसके बाद फिर यूं पैराग्राफ कंटिन्यू रहा। अब यहाँ पे पैराग्राफ खत्म हो गया तो नीचे लाइन के बाद जो ऊपर टीका सूचक चिन्ह है उसको लगाकर उसी शब्द को लिखा गया और उसके बारे में जो अन्य जानकारी है वो दी गई। क्या, ज्योत्सना चांदी का पर्यायवाची है। तो इस तरह से प्रयोग किया जाता है टीका सूचक चिन्ह को। इसके बाद अगला जो हमारे पास विराम चिन्ह है वो है रेखा चिन्ह। अब ये क्या है, रेखा चिन्ह जिन शब्दों या वाक्यों के विषय में कुछ विशेष अवधारणा देनी होती है उनके नीचे रेखा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये मतलब कोई शब्द है या कोई वाक्य है जिसके बारे में हमने कोई विशेष अवधारणा देनी हो, तो उसके लिए हम प्रयोग कर देते हैं रेखा चिन्ह का।
आगे है तुल्यता सूचक चिन्ह। अब इसमें क्या होता है, किसी शब्द का अर्थ दिखाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए इस तरह से लगता है हमारा तुल्यता सूचक चिन्ह। अब जब हम किसी शब्द का अर्थ बताएंगे तो हम क्या करेंगे, हम बीच में प्रयोग करते हैं तुल्यता सूचक चिन्ह का। उदाहरण लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास पहला शब्द है पाषाण। अब हमने पाषाण का अर्थ बताना है कि पाषाण बोलते किसको हैं, तो हम बीच में प्रयोग करेंगे तुल्यता सूचक चिन्ह। फिर पाषाण कहते हैं हम पत्थर को। उसी तरह दूसरा शब्द है हमारे पास धरा। धरा का अर्थ है पृथ्वी। तो अर्थ बताने के लिए बीच में हमने क्या किया, तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया। तो इसी तरह से जो है इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला जो चिन्ह है वो है अथवा चिन्ह। अब देखिए इसके नाम से पता लग रहा है, जब हम किसी चीज़ के बारे में बताएंगे और हमने और अधिक बताना हो तो हम इस तरह से लगा देते हैं चिन्ह, जिसको हम कहते हैं अथवा चिन्ह। अब इसमें क्या होता है, किसी शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द के प्रयोग को दिखाने के लिए अथवा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे गाय अथवा घोड़ा मैदान में है। अब हमने अथवा शब्द को यहाँ से हटाना है, तो हम क्या करेंगे, गाय और अथवा चिन्ह लगाएंगे, गाय घोड़ा मैदान में है। तो इस तरह से अथवा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब जो लास्ट हमारे पास विराम चिन्ह है वो है समाप्ति सूचक चिन्ह। इस तरह से जो है समाप्ति सूचक चिन्ह को लगाया जाता है। किसी लेख, अध्याय अथवा पुस्तक की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है, अब जरूरी नहीं है कि इसी सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाए। देखिए समाप्ति सूचक चिन्ह जो है इसमें कुछ और चिन्ह भी हैं जिनका प्रयोग भी कर दिया जाता है। जैसे हमारे पास एक ऐसे लगा दिया, ये भी क्या है, समाप्ति सूचक चिन्ह है। या इस तरह से भी देखने को मिल सकता है, बीच में क्रॉस करके, ये भी या ऐसे डॉट डॉट लगा के या 3 कांटे लगा दिए ऐसे ऐसे, ये भी क्या है, ये हमारा समाप्ति सूचक चिन्ह है। अब देखिए जैसे आज हमारा ये जो विराम चिन्ह का एक टॉपिक है ये खत्म हो गया, तो यहाँ पे मैं भी समाप्ति सूचक चिन्ह लगा देती हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ खत्म। तो इस तरह से प्रयोग किया जाता है। जब हमने कोई लेख लिखा या कोई निबंध लिखा तो उसके नीचे भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई अध्याय है वो पूरा हो गया वहाँ पे भी, या कोई पुस्तक है वो लिखी किसी ने, वो समाप्त हो गई। आपने देखा होगा जब कोई पुस्तक समाप्त होती है तो उसके अंत में इस चिन्ह का ये चिन्ह जो है हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारा विराम चिन्ह का जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो गया। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।